डियर स्टूडेंट, आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 थर्मोडायनेमिक एंड आईसी इंजन के सेकेंड यूनिट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी के नियमों के अंदर द्वितीय नियम जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या सीमाएं हैं, उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है या क्या चीज़ें हैं जो उसमें स्पष्ट नहीं थी, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने उसे स्पष्ट किया। तो हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि ऊष्मा के ऊष्मांतरण जो है वो कार्यांतरण में, और कार्यांतरण जो है वो ऊष्मांतरण में हम उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। लेकिन यह जो हीट फ्लो होगी वह किस डायरेक्शन में होगी, उसकी दिशा का जो है वो बोध नहीं होता है। वहाँ पे जैसे मान लो कोई हॉट बॉडी है और वहाँ से कोल्ड की तरफ ऊष्मा का होके, और जो भी हीट है वो वहाँ से हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो हो रही है, और इसका उल्टा प्रोसेस जो है कोल्ड बॉडी से भी जो ऊष्मा है वो हॉट बॉडी की तरफ फ्लो हो सकती है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हीट है या ऊष्मा है वह एक स्पॉन्टेनियस, जो स्वतः प्रक्रम क्या होता है कि वह हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। सिमिलरली यदि प्रेशर की बात करेंगे तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो फ्लूइड है वो फ्लो होगा। उल्टी डायरेक्शन में जो है वो फ्लो स्पॉन्टेनियसली जो है वह नहीं हो सकता, स्वतः ही वह लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया कि जो है वह किस तरीके से ऊष्मा या ऊर्जा का जो ट्रांसफ़र है एक रूप से दूसरे रूप में, वह उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका दिशा का जो है वो बोध नहीं करवाता है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसी भी दिशा का बोध नहीं होता है। सेकंड है, प्रथम नियम के अनुसार किसी चक्र में ऊष्मा रूपांतरण कार्यांतरण के तुल्य या इसके विलोम होता है, परंतु ऐसा सदैव संभव नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में या कार्य को पूर्ण रूप से ऊष्मा में, यह हम सदैव नहीं कर सकते। कार्य जो है वो क्या है, उच्च श्रेणी की ऊर्जा है, हाई ग्रेड एनर्जी है, और ऊष्मा जो है वह है निम्न श्रेणी की ऊर्जा है जो कि लो ग्रेड एनर्जी है। हम हाई ग्रेड एनर्जी को पूर्णतया लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका विलोम जो है यानी कि लो ग्रेड एनर्जी को पूर्णतया हम हाई ग्रेड में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो जो है कार्य जो श्रेणी ऊर्जा है उसको हम ऊष्मा ऊर्जा में पूर्णतया परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हम ऊष्मा को जो है कार्य में पूर्णतया परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ से ही जो है फर्स्ट लॉ का जो है ये इसको वायलेट कर रहा है कि डेल्टा क्यू जो है वो पूर्णतया जैसे डब्लू में कन्वर्ट नहीं हो सकता, कुछ जो है वो हीट लॉस होगी। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट नियम है उसकी लिमिटेशन आ जाती है। तो जो उच्च श्रेणी की ऊर्जाएं होती है वो कौन कौन सी होती है, जैसे शाफ्ट पे यदि कोई वर्क कर रहा है वो जैसे मान लो है विद्युत ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा है, ये सारी उच्च श्रेणी की ऊर्जाएं कहलाती है। जबकि निम्न श्रेणी की ऊर्जा है वो कौन सी होती है, जैसे ऊष्मा है, नाभिकीय या न्यूक्लियर ऊर्जा है, या किसी कोयले को या पेट्रोल को बर्न करें और उससे जो ऊर्जा मिल रही है वो है, तो उसका हम पूर्णतया उससे हम जो है वर्क आउटपुट नहीं निकाल सकते। कुछ ना कुछ सराउंडिंग के अंदर जो है लॉस होगी, उसका क्षय होगा। उसके बाद जो और लिमिटेशन क्या है कि फर्स्ट नियम जो है वह ऊर्जा के विभिन्न प्रकारों की समता को दर्शाता है, परंतु समस्त ऊर्जाएं समान नहीं हो सकती। कहने का अर्थ यह है कि फर्स्ट नियम में यह एक रूप से ऊर्जा के दूसरे रूप की तुल्यता को दर्शाता है कि इस एनर्जी के फॉर्म से इसको इस दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि दुनिया की सारी जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं हैं वो पूर्णतया एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो सके। कुछ ना कुछ सराउंडिंग में हमेशा लॉस होने की संभावना रहती है, क्योंकि कोई भी जो प्रोसेस है वो क्या होगा, उसमें इरिवर्सिबिलिटी होगी। इसके बारे में आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन जो सेकंड लॉ के बारे में ये बताया गया कि
ये संपूर्ण ऊर्जा है वो समान रहती है। कहने का मतलब एक से यदि लॉस हो रही है वो सराउंडिंग में जा रही है, लेकिन हम टोटल यूनिवर्स की ऊर्जा के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगी कि संपूर्ण ऊर्जा है वो क्या होगी, वो समान रहेगी। कहने का अर्थ यह है कि टोटल एनर्जी एक से कन्वर्ट हुई तो उससे वर्क मिला और कुछ लॉस होगी, लेकिन सबको जोड़ेंगे तो वो इनपुट जो एनर्जी है उसके बराबर रहेगी। यानी कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ भी फर्स्ट लॉ की ये बात तो फुलफिल होगी कि टोटल जो यूनिवर्स की अपन काउंट करेंगे तो सराउंडिंग प्लस सिस्टम की, तो वो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन हमें आउटपुट जो वर्क है उसमें वो पूरा पूर्णतया कन्वर्ट नहीं होगी। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं कि जैसे कि मान लो कोई सड़क पे वाहन जा रहा है, हम उसे रोकने के लिए मान लो ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होगा, ब्रेक लगाने के साथ ही फ्रिक्शनल एनर्जी लगेगी और व्हील जो है वो स्टॉप होगा, रुकेगा। रुकने से क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा है उसके कारण हीट एनर्जी के फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी थी वह हीट एनर्जी के फॉर्म में डेसिपेट होगी और गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अब इसको यदि और तापमान जो है उसके ब्रेक के लगने के कारण क्या होगा, व्हील का और वहाँ पे तापमान शू ब्रेक जो है ब्रेक है उन पर बढ़ गया है। लेकिन इसकी विपरीत स्थिति हम यदि उत्पन्न करें कि मान लो अपन उतना को उतना तापमान जो बढ़ा है उसे कम कर दें, तो क्या वाहन वापस से चल सकता है? नहीं चल सकता। तो यही यहाँ पे यह फर्स्ट लॉ है उसकी चीज़ वो कि पूर्णतः हम जो कन्वर्ट करने का जो है Q को W में और W को Q में वो नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल देखते हैं कि मान लो जैसे पहाड़ पर कोई कार चढ़ाई कर रही है और उसके अंदर कुछ पेट्रोल का उपभोग हुआ जिसके कारण एक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उसकी और वो किसी हाइट पे पहुंची है, ठीक है। तो क्या पुनः वापस पहाड़ी से नीचे आते समय वह वापस से पेट्रोल में जो तल है टंकी के अंदर पेट्रोल क्या उतना उतना फिर से आ जाएगा क्या, जो बर्न होके फ्यूल कौन सा दहन ऊर्जा थी, पेट्रोल बर्न हुआ और उससे हमें क्या मिल रही, शाफ्ट पे पावर मिली और हमने एक हाइट गेन की, क्या पुनः नीचे हाइट आने पर जो है हमें उतना उतना पेट्रोल पुनः वापस मिल जाएगा या मूल स्थिति में आ जाएगा टंकी में जो है पेट्रोल? नहीं। तो इस प्रकार जो है अनेक उदाहरण है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि समस्त ऊर्जाएं जो हैं वह समान नहीं हो सकती। यानी कप है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देख सकते हैं, कप है मान लो उसमें कोई भी टोटल उसकी एनर्जी है पार्टिकल्स की, उसको हम ब्रेक कर देते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। क्या पुनः कप को बनाने से वो या कप फिर से जोड़ के वहाँ पे पहुँच सकता है? नहीं पहुँच सकता। तो इस तरीके से बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जो एनर्जी जो है वो एक रूप से दूसरे रूप में पूर्णतया कन्वर्ट नहीं होती है। ऊष्मागतिकी के नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम जो है एक पीएमएम सेकंड जो है उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करते हैं कि हमने फर्स्ट लॉ के अंदर देखा था कि फर्स्ट लॉ वो है जो पीएमएम फर्स्ट जो मशीन है उसका जो है उसको अपोज करे। कहने का मतलब पीएमएम फर्स्ट टाइप की, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है कि पीएमएम फर्स्ट टाइप की मशीन बनना संभव नहीं है। जिसमें हमने क्या देखा था, एक मशीन थी जिससे लगातार हमें डब्ल्यू वर्क मिलता रहे और क्यू जो है वो क्या हो, ज़ीरो, यानी अपन कुछ भी इनपुट नहीं दें और लगातार हमें वर्क मिलता रहे, यानी कि एनर्जी जो है क्रिएट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ने बता दिया कि पीएमएम जो फर्स्ट टाइप की है वो मशीन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है, तो हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना होगा, उससे बनेगा। तो बाद में ये थॉट आया परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड टाइप की, जिसमें ये कहा कि हम कुछ दिए बिना तो पैदा नहीं कर सकते, लेकिन मान लो कुछ क्यू हीट इनपुट करें तो हम उससे डब्ल्यू वर्क प्राप्त कर सकते हैं। तो बाद में जब सेकंड लॉ आया उन्होंने इसका भी खंडन किया कि परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड टाइप की जो है वह भी बनना संभव नहीं है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन विच जो है ऑपरेट विद अ सिंगल रिजर्वायर, तो यह भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या है, पीएमएम सेकंड टाइप की मशीन क्या थी, ये हाइपोथेटिकल मशीन थी जो कि हीट सोर्स से, एक ही हीट सोर्स से क्यू हीट लेके, उष्मा लेके ये जो मशीन है पीएमएम सेकंड वह डब्ल्यू जो है वर्क उत्पन्न करे और वो किसके बराबर हो, क्यू के बराबर हो। यानी कि जितनी उष्मा ली उतना का उतना जो है तुल्य मात्रा में वर्क मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि उष्मा जो है वो लो ग्रेड एनर्जी है, उससे हाई ग्रेड एनर्जी जो है पूर्णतः हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो पीएमएम सेकंड क्या थी, अ मशीन विच वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके अकॉर्डिंग
ये कहते हैं कि इस तरीके की मशीन बनना संभव नहीं है। जो क्या थी, जो इसका फॉलो नहीं करती थी सेकंड लॉ को, कि सच अ मशीन विच एक्सचेंज हीट फ्रॉम अ सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, इस तरीके की मशीन बनना संभव नहीं। इसे पीएमएम सेकंड, परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड टाइप बोलते हैं। अब हम और अच्छे से इसको समझना चाहें सेकंड लॉ को, तो इसके अंदर दो स्टेटमेंट है। एक तो जो फर्स्ट अभी अपन ने देखा परपेचुअल मोशन मशीन, उसी की स्टेटमेंट को हम और एलिब्रेट जो है केल्विन प्लांक ने किया है, जिसमें हम ये कह जो है हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय प्रकार की जो शाश्वत मशीन है परपेचुअल मोशन मशीन, उसका बनाया जाना संभव नहीं है। वह यह एक असंभव कार्य है परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड टाइप का बनना, जिसे केल्विन प्लांक ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने इसे अच्छे से और समझाया है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच while operating in a cycle produce no other effect except to extract heat from a single reservoir and produce work। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार का जो है कोई भी प्रक्रम या इस प्रकार की कोई भी मशीन जो इंजन बनाया जाना असंभव है, जो एक चक्र में कार्य करे, वर्क इन अ साइकिल, एंड जो चक्र में कार्य करे और एक ही उष्मा कोश से हीट लेकर उतनी क्वांटिटी का जो है वो वर्क उत्पन्न कर दे। कहने का मतलब एक ही उष्मा कोश से उष्मा प्राप्त करके उसकी तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित कर दे, ऐसा एक जो है इंजन बनाना संभव या ऐसी कोई मशीन बनाना संभव नहीं है, जिसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। हीट इंजन की बात करते हैं अपन। हीट इंजन का एग्जाम्पल बताया गया है कि हीट इंजन ऐसा इंजन बनाना जो है इस तरीके का हीट इंजन एक्चुअल में कैसा होगा, उसमें कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे, तो ऐसा बनाया जाना संभव नहीं है जो एक हॉट रिजर्वायर TH टेम्परेचर पे उससे QH हीट लेकर और उसे पूर्णतया W कार्य में बदल दे। इस तरीके का इंजन बनाया जाना संभव नहीं है। ठीक है, हॉट रिजर्वायर से Q हीट लेके उसे W में, जो हमने अभी देखा था परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड टाइप, उसी को बताया गया है। और कोल्ड रिजर्वायर जो नीचे दे रखा है और इसमें बिल्कुल भी हीट रिजेक्ट नहीं करे। कोल्ड रिजर्वायर यहाँ हम बोल लेंगे मान लो सराउंडिंग, तो उसमें हीट रिजेक्ट नहीं करे, यानी कोयला या जो भी यहाँ बर्न हुआ और उससे ये इंजन चला और उससे हमें W कार्य मिल गया और सारा का सारा जो एनर्जी मिली हमें कैलोरीफिक वैल्यू से, पेट्रोल से या मान लो कोयले से, वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट, ऐसा संभव नहीं है। कुछ यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर या सराउंडिंग में लॉस होगी। इसे स्कीमेटिक डायग्राम एक और बता रखा है कि हीट सोर्स T1 टेम्परेचर पर इससे Q पॉजिटिव ऊर्जा की उष्मा देंगे इंजन को, तो पॉजिटिव इससे W वर्क मिले, ऐसा संभव नहीं है। तो कैसा संभव है, तो जो होगा इसमें क्या होगा कि हीट हमेशा जो है सराउंडिंग में लॉस होगी, जिसे हम समझ सकते हैं कि Q1 हीट यदि मान लो यहाँ से लेता है, उससे W कार्य मिलता है, तो Q2 हीट जो है वो वेस्ट होगी, या इस जो है अपन मान सकते हैं कोल्ड रिजर्वायर में Q2 हीट रिजेक्ट होगी। यानी Q1 जो हीट हमने ली है यहाँ से, उसको मैक्सिमम W में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ लॉस होंगे। तो कार्य इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कार्य बराबर Q1 हीट हमने ली, प्रदत्त उष्मा माइनस रिजेक्टेड कितनी होगी, Q2 हटा दी, तो इनकमिंग जो है Q1, आउटगोइंग जो W प्लस Q2, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, यानी Q1 हीट दी, उसमें से जो काम नहीं आई उसको घटा दो, बाकी जो बची वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो गई है, काम आ गई है, तो वो कार्य W के बराबर होगा। तो यहाँ से हम जो है हीट इंजन की जो एफिशिएंसी जो है, दक्षता, वो भी ज्ञात कर सकते हैं कि हीट इंजन की एफिशिएंसी दक्षता क्या होती है कि कृत कार्य जो है, किया गया कार्य बटा प्रदत्त उष्मा, जो नीटा है वो डिफाइन कर देंगे। ये इस तरीके का इंजन जो है संभव नहीं है बनाया जाना। क्या होगा, जो Q हीट जो है यहाँ पे रिजेक्ट Q2 मान लो उस अमाउंट की होगी, तो इस तरीके का इंजन बनाया जाना संभव नहीं है। तो नीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कृत कार्य, किया गया कार्य W जो मिला है, डिवाइड बाय जो प्रदत्त उष्मा, दी गई उष्मा, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट अपना क्या है, W कार्य, इनपुट क्या है, Q अपन ने 1 हीट दी है, इसलिए अब W की वैल्यू रख दें अपन, तो नीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीटा इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, और इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बटा Q1। ये हो जाएगी उष्मा इंजन जो है हीट इंजन, उसकी एफिशिएंसी, दक्षता, कि 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। हम जानते हैं Q2 की जो वैल्यू है
वो Q1 से कम होगी। तो ये जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, कभी भी किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, उसे पूर्णतः हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। Q2 कुछ ना कुछ लॉस होगी, जितना लॉस होगा उतना 1 से कम हो जाएगी वैल्यू। तो मान लो 10% लॉस हुई है तो ये हो जाएगी 1 माइनस 0.1, तो हो जाएगा 90% उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमेशा 1 से कम ही होगी। जो एफिशिएंसी है 1 माइनस 10, तो 1 से हमेशा एफिशिएंसी कम ही होगी, यानी 100% से कम ही होगी। जितना लॉस होगा उतना सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम एक और स्टेटमेंट है सेकंड लॉ के बारे में जो क्लॉसियस ने दिया था। क्लॉसियस ने सेकंड लॉ से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट जो है उसके बारे में बहुत अध्ययन किया था, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पर ऊष्मांतरण के लिए, और उसके साथ साथ उन्होंने एंट्रोपी पे काफ़ी वर्क किया, और उन्होंने सेकंड लॉ को एंट्रोपी के संदर्भ में जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें भी उन्होंने बताया था। तो वो क्या कहते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस एज अ हीट पम्प दैट ऑपरेट इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट अदर देन द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर बॉडी। कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार की किसी भी मशीन का बनाया जाना संभव नहीं है जो क्या करे, ऑपरेशन इन अ साइकिल, एक साइकिल में वर्क करे, और जो है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ ऊष्मांतरण करे, और इसके अलावा नो इफेक्ट जो है, और इसके अलावा जो है कोई भी जो प्रभाव उत्पन्न नहीं करे, ऐसी मशीन बनाया जाना संभव नहीं है। मतलब किसी भी मशीन का, इस तरह की मशीन का बनाया जाना संभव नहीं है जो एक चक्र में कार्य करे साइकिल में, और ठंडे पिंड से गर्म पिंड की तरफ ऊष्मांतरण करे, और इसके अलावा जो है कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न नहीं करे। कहने का अर्थ यह है कि नेचुरल जो है प्रोसेस जो प्रकृति में होते हैं वो क्या है, स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस वर्क होते हैं जो स्वतः होते हैं, वो क्या होते हैं कि हायर टेम्परेचर और जो रिजर्वायर है हाई टेम्परेचर वाला, वहाँ से लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर है, ठीक है, यानी कि सोर्स और सिंक, स्रोत और सिंक है, उसकी तरफ उष्मा का जो ऊष्मांतरण है वो स्वतः होता है। क्यों हीट जो है वह स्वतः ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक, उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ जो उष्मा है वह हमेशा क्या होगा, निम्न ताप से उच्च ताप की तरफ क्यों जो हीट है वो फ्लो होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है वो पॉसिबल है। तो क्लॉसियस क्या कह रहे हैं, क्लॉसियस कह रहे हैं कि इस तरीके का इंजन जो है, इस तरीके का इंजन बनाया जाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कहने का अर्थ क्या है, जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ क्यू हीट जो है वो ट्रांसफ़र करे, और बाहर से कोई अन्य कार्य उस पर न करना पड़े, यानी कोई अन्य प्रभाव न उत्पन्न हो, सिर्फ ऊष्मांतरण जो है उष्मा जो है ट्रेवल करे कहाँ से, लो से हाई की तरफ, उल्टा जो प्रोसेस है जो प्रकृति के विपरीत है, और हमें उसके लिए उसके सिस्टम के ऊपर कोई कार्य नहीं करना पड़े, ऐसी मशीन बनाया जाना संभव नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि द हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एनी वर्क इनपुट, बिना कोई कार्य दिए जो हीट है वो लो टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं हो सकती, यानी कि W जो है हमें ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क इनपुट करना होगा। तो W हम देंगे, यदि कार्य करें तो यह फ्लो हो सकती है। तब Q लो टेम्परेचर से हीट जो है QL जो हीट है वो अवशोषित करेगा, और QH जो है हाई, क्योंकि QH इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस QL, ये भी जो इंजन को दोनों है, तो जो QH इक्वल टू हो जाएगा टोटल जो हीट रिजेक्ट करेगा या हायर टेम्परेचर स्रोत सप्लाई करेगा वो कितनी हो जाएगी, कार्य प्लस लो टेम्परेचर रिजर्वायर से ली गई उष्मा अवशोषित की गई QL। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें पॉसिबल है। और ऐसा जो प्रोसेस कहाँ होता है आपने देखा है, रेफ्रिजरेशन में। फ्रिज में क्या होता है, फ्रिज में जो है हम लो टेम्परेचर से, यानी कि जो रेफ्रिजरेटर वाला स्पेस है वहाँ से कम तापमान प्रोड्यूस करते हैं, उष्मा वहाँ से अवशोषित करके सराउंडिंग में हम हमेशा थ्रो करते हैं। तो ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने यह अवधारणा जो है इसमें दी फ्रिज के बारे में कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट बिना कोई बाहरी कार्य के संभव नहीं है। इसके अंदर जो है एफिशिएंसी डिफाइन नहीं होती, उष्मा इंजन जो है उसके अंदर एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं। इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं निष्पादन गुणांक, जो कि नेक्स्ट ईयर जो क्लास है आपकी रेफ्रिजरेशन, उसमें आप डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी आपको मैं जानकारी देता हूँ कि निष्पादन गुणांक जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट
ऑफ परफॉर्मेंस, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है COP को जो है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP इज इक्वल्स टू जो है वो क्या होता है, जो हम अपना डिज़ायर इफेक्ट है डिवाइड बाय किया गया कार्य। तो फ्रिज के केस में हमने जो डिज़ायर इफेक्ट जो है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं क्यू हीट यहाँ से हम खींचें ताकि ये ठंडा हो जाए, ठीक है। और उसके लिए हमें कार्य कितना करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा। तो डिज़ायर इफेक्ट अपना क्या हुआ, QL, जो हीट हमने यहाँ से अवशोषित की, बटा उसके लिए हमें कार्य कितना करना पड़ा, W। तो ये QL डिवाइड बाय W हो जाएगा। वांछित प्रभाव बटा प्रदत्त कार्य COP निष्पादन गुणांक कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू वांछित कार्य या जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ वो डिवाइड बाय उसके लिए हमें क्या कार्य करना पड़ा। तो आउटपुट अपना एक प्रकार से क्या है, ठंडा करना है, इसलिए यह, और इनपुट क्या है, ये कार्य करना पड़ेगा उसके लिए हमें। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगी फ्रिज की निष्पादन गुणांक। एक और युक्ति होती है हीट पंप, जो दिखने में इस तरीके की यही होगी, लेकिन उसमें हमारा जो वांछित कार्य क्या होगा, किसी चीज़ को गर्म करना। तो उसके लिए COP क्या हो जाएगी, COP ऑफ हीट पंप, इसके लिए तो HP लिख देते हैं इसको, हीट पंप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QH, इस बार अपना डिज़ायर इफेक्ट क्या है, हीट देना, डिवाइड बाय इसके लिए कार्य कितना करना पड़ा, W। तो COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगी, हमें जो हीट हमने दी कितनी है, डिज़ायर इफेक्ट क्या है, किसी स्थान को गर्म करना, तो QH, और उसके लिए कार्य क्या करना पड़ा, जो लो टेम्परेचर वहाँ से हीट लागी देनी पड़ी, W। तो इस तरीके से ये हो जाएगा अपने जो है COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर जो है रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, जो कि हीट इंजन के विलोम है एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, क्योंकि हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगा और हमें वर्क आउटपुट मिलता है, जबकि इनके अंदर वर्क हमें इनपुट देना होता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमने आज पढ़ा, जिसके अंदर फर्स्ट लॉ की जो है क्या क्या लिमिटेशंस थी और उसको इसने कैसे ओवरकम करके सेकंड लॉ ने उसे कैसे फिर से वेल डिफाइन किया गया, और क्लॉसियस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, और साथ में PMM सेकंड जो है परपेचुअल मोशन मशीन सेकंड टाइप की जो है, जो बनना असंभव है, वो क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा। इसको हम जो है मैथमेटिकल इसका फॉर्मुलेशन नहीं है, जिसे बाद में एंट्रोपी के रूप में क्लॉसियस ने और स्टडी करके बताया। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या है और किस तरीके से सेकंड लॉ को एंट्रोपी के रूप में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।